तो कल के लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट 3 या 4 रिएक्शन को डिस्कस किया था। पहला था बेंजोइन कंडेंसेशन, दूसरा था हमारा क्लेटन सिमिट कंडेंसेशन और एंड में था हमारा कैनिजारो। तो तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आज के लेक्चर में हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ 2 या 3 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। ये मैं बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहाँ से कंडेंसेशन रिएक्शंस की स्टार्ट हुई और जहाँ से हमको लगा कि हाँ यहाँ से चेन ऑफ सीरीज स्टार्ट हुई या उस रिएक्शन के थ्रू और सारी कई रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो हम मेन उस रिएक्शन को आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। एल्डोल कंडेंसेशन के एक्चुअली कई सारे पार्ट्स में रिएक्शन होती है। हम ये पहले बाद में समझेंगे कि इसका कौन सा मीडियम है, ये किस मीडियम में कराई जाती है, कैसे। पहले हम इसको डिवीजन करते हैं कि एक्चुअल एल्डोल कंडेंसेशन जो इतनी बड़ी रिएक्शन है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। तो उसके जरिए हम ये देख पाएंगे कि हाँ हम कहाँ पर इसको जो है ब्रेक करें, कहाँ पढ़ना है, किसको कैसे डील करना है। तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, एक तो होती है डायरेक्ट एल्डोल, एक होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट एल्डोल होती है उसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि सेल्फ कंडेंसेशन, पार्ट हो सकता है इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन, पार्ट हो सकता है इंट्रामोलिकुलर, तो इस तरीके की डायरेक्ट एल्डोल। डायरेक्ट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड की के सबस्ट्रेट के थ्रू जिस रिएक्शन हम कैरी फॉरवर्ड कराते हैं या कीटोन के थ्रू हम जिस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराते हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन के सबस्ट्रेट लेते हैं जिनमें अल्फा एच अवेलेबल होता है। उनकी रिएक्शन जब बेसिक कंडीशन में कराई जाती है, उनके थ्रू जो प्रोडक्ट जब हम हीट करते हैं, जो भी हमको अल्फा बीटा कीटो एस्टर मिलता है, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो एल्डोल कंडेंसेशन पाथवे से गुजरता है। ये एक्चुअली क्या है, एक अल्फा एच की रिएक्शन है। कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन। और इनडायरेक्ट एल्डोल का मतलब क्या है? जहां पर एल्डिहाइड के थ्रू हम कीटोन को, एल्डिहाइड के थ्रू कार्बन आयन का जनरेशन नहीं करते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा -m ग्रुप रखने वाले, बहुत ही ज्यादा खींचू ग्रुप रखने वाले जितने ग्रुप्स होते हैं, जब वो किसी एल्डिहाइड या कार्बोनिल सेंटर से अटैच होते हैं और जब हम कार्बन आयन का जनरेशन करते हैं, तो इसके थ्रू जब आगे रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट एल्डोल। जैसे कि आप ले लो CH3 CH2 CN, बहुत दमदार खींचू, CH3 CH2 NO2, बहुत ही नोटोरियस खींचू में सबसे ज्यादा, बहुत तेजाई से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रिविट करेगा, बहुत बाहर की तरफ निकालेगा। इसकी वजह से बहुत दमदार खींचू है और इसके अंदर खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ये बहुत नोटोरियस ग्रुप है। इस तरीके के जब सबस्ट्रेट लेंगे तो उसको इनडायरेक्ट एल्डोल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। ठीक साहब, इंटरमोलिकुलर कंडेंसेशन मतलब कि सेल्फ कंडेंसेशन, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, अपने ही मॉलिक्यूल्स पर अटैक करके प्रोडक्ट बनाने के मेथड को सेल्फ कंडेंसेशन कहते हैं। यहां पर कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जब एक बड़े से मॉलिक्यूल में H2O मॉलिक्यूल का बाहर निकलकर एक नया प्रोडक्ट बनाना, एक नया मॉलिक्यूल बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और ये किसके थ्रू हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन जो कि अल्फा एच रखते हैं, इसलिए इसको कहा गया एल्डोल कंडेंसेशन। आप समझ रहे हैं? इंटरमोलिकुलर मतलब कि अपने ही जैसे
एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। जब इस तरीके के प्रोडक्ट में एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड ही है, दोनों कैटेगरी कैटेगरी एल्डिहाइड की है, और जब आपस में एक दूसरे पर अटैक है, मान लेते हैं एक बेंजल्डिहाइड है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, जब इस तरीके की रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होंगी तो इनको कहा जाएगा इंटरमोलिकुलर। और जब रिएक्शन में एक कार्बोनाइल सेंटर से हम बनाएंगे कार्बन आयन, और उसी चेन में जब हम अटैक करा देंगे, जब वहीं पर कार्बोनाइल अटैक हो सकता है, उसको कहेंगे इंट्रामोलिकुलर, कहते नहीं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या कि इंडिया की क्रिकेट की टीम जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम से लड़ेगी तब उनको इंटरनेशनल, नेशनल में इंटर, इंटर, इंट्रा मतलब अपने ही घर में खेलना। जैसे कि हम रणजी को कह सकते हैं कि इंट्रानेशनल क्रिकेट का जो है टूर्नामेंट है, इसको अगर हम इंट्रा नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट कहें रणजी को, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आईपीएल को अगर हम सारे फॉरेनर्स को के खिलाड़ी जो अदर देश के हैं अगर उनको बाहर निकाल दें, या टीम को यहीं की ऑनरशिप के थ्रू रखें और इसको हम एक नाम दें कि इंट्रा नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि हम एक ही रीजन, एक ही, जैसे स्कूल में मान लो एक्स स्कूल वाई स्कूल जब कंपटीशन करेंगे तो हम नाम देंगे इंटर स्कूल, और जब एक ही स्कूल में कई सारे क्लासेस का कंपटीशन होगा तो उसको कहा जाएगा इंट्रा। ठीक है, एक और इसमें कैटेगरी होती है, इसको कहते हैं क्रॉस, क्रॉस एल्डोल। तो एक एक करके हम सारे के सारों को डिस्कस कर लेंगे। एक बहुत बड़ी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के थ्रू आपको 2 या 3 रिएक्शन का जनरेशन और देखने को मिलेगा। यहीं से ही उनका पाथ में निकलता है कि वहां के सप्रेस करना, कैसे हमने बेस को लिया, वो सब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेल्फ कंडेंसेशन से। सेल्फ कंडेंसेशन देखिए, पहले स्टेप में बेस लिया और डाइल्यूट कंडीशन में लिया, और सेकंड स्टेप में हीटिंग कराई है हमने। तो क्या प्रोडक्ट बना हमको तो नहीं पता, नहीं पता, हमको जानना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक कंसेप्ट बहुत ही गहराई से आत्मा के साथ आते हैं, उनको प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं होती, वो खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, हम एक एक करके प्रोडक्ट बनाएंगे। मैकेनिज्म जो लिखा है उसको देखते जाना है, बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए आप, पहले स्टेप में बेस है। बेस कौन सा बेस है? OH माइनस। ठीक है साहब, OH माइनस एक बेस है। आप मुझे बताइए कि कोई भी बेस सबसे पहले किसकी तलाश में रहता है किसी रिएक्शन में? कोई भी बेस सबसे पहले कहीं पर भी अवेलेबल होगा तो वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराएगा। आप सब जानते हैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसको कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन, और वो वहां से अपना H+ निकालने की कोशिश करती है जहां से बनने वाला कार्बन आयन स्टेबल हो। तो आप देखिए, ये यहां से H+ को निकाल लेगा और यहां पर बनेगा। ये बहुत ही फास्ट स्टेप होगा। क्यों फास्ट स्टेप? इसलिए होगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू गया है। एसिड बेस रिएक्शन जब भी होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन का नाम है एसिड बेस रिएक्शन। और यहां पर मैंने रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया? क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है प्रोसेस, प्रोसेस इंटर कन्वर्टेबल है। ये एसिड बेस रिएक्शन जब भी हो रही है तो इंटर कन्वर्ट, यहां से वहां से यहाँ, यहां से वहां से वहां, ये होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए, और यहां से हम इनोलेट आयन बना लेंगे। और ये कार्बन आयन, ध्यान रहे ये टॉटोमेरिज्म नहीं है। इट इज नॉट द टॉटोमेरिज्म, इट इज नॉट द केस ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो गलती से भी टॉटोमेरिज्म का केस समझने की कोशिश ना करें। कार्बन आयन का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बनाएगा तो इनोलेट आयन बना। ना तो ये सही है ना तो ये सही है,
ये एक हाइब्रिड में रहने वाला स्ट्रक्चर होगा जो कि करीब होगा इनोलेट के। क्यों? क्योंकि इनोलेट एक स्टेबल फॉर्म है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर ज्यादा स्टेबल ना होकर ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये स्टेबल फॉर्म है। इसका मतलब जो हाइब्रिड बन रही होगी उस हाइब्रिड का जो क्लोजनेस होगी, जो कहते नहीं है कि टेंड्स टूवर्ड्स थी, तो स्टेबिलिटी की टेंड्स टूवर्ड्स थी जाने के लिए उसका स्ट्रक्चर इसके कुछ एक हद तक का रूप ले रहा होगा। इस वजह से इनोलेट आयन में ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहता है। यही रीजन है कि लिटरेचर में ये वाली बात लिखी गई कि हम जब भी कंडेंसेशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो उसको हम इनोलेट आयन की केमिस्ट्री भी कहते हैं, जबकि इंटरमीडिएट एक कार्बन आयन बनता है लेकिन वो स्टेबल फॉर्म इनोलेट आयन है, इस वजह से हम कहते हैं कि इनोलेट आयन की केमिस्ट्री है। अब हम आगे, अब इनोलेट आयन बन गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास उस पर अटैक कराते हैं। देखिए आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि अटैक यहां से क्यों नहीं करा सकते। हम करा सकते हैं अटैक, अटैक हम यहां से बिल्कुल करा सकते हैं। एक्चुअली हमने सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक्ट ले रखा है। अगर हम सॉल्वेंट पोलर आप प्रोटेक्ट ले रखे ना तो हम अटैक यहां से भी करा सकते हैं। ये O माइनस है, इसका मतलब है इसको घेरने के लिए H प्लस सराउंडिंग में होंगे। अगर H प्लस सराउंडिंग में होंगे तो इसकी मोबिलिटी को कम करेंगे, अगर इसकी मोबिलिटी को कम करेंगे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी कम कर देंगे। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर कम हो गई तो अटैक करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इस वजह से ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस डोनेट करके कार्बन आयन की तरफ से अटैक होगा। आप समझ रहे हैं, अटैक यहां से भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कार्बन की तुलना में, लेकिन हालांकि यहां पर मोबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हमने इसको भयंकर तरीके से घेर रखा है। ये लड़ाई कर रहा है, निकल जाऊं मैं, निकल जाऊं और मुझे अटैक करने दो, लेकिन उसको अटैक नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि उसको घेर रखा है। ये वैसा ही है जैसे कि आप कई लोगों की महफिल में घिरे रहते हैं और आप नहीं जा पाते हैं, तो वही रीजन है कि बस ये जो है नहीं अटैक कर सकता है। और ये वापस, और ये अटैक हो गया। ये स्लो स्टेप है, तो इसको RDS कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये। क्यों ये स्लो स्टेप है? मैं जैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा आप खुद समझ जाएंगे इसका स्लो स्टेप होना लाजमी है। देखिए ये sp3 है, ये sp2 था। आप मुझे बताइए sp2 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, उसके बिना पर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है? आप कहेंगे कि सर ये पार्ट, जितना पार्ट की इसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान रखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इस पार्ट की बात कर रहा हूं। ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? ये पार्ट प्लेनर है, ये पार्ट प्लेन में है एक्चुअली। वो थ्रू आउट मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है लेकिन ये पार्ट प्लेन में है। ओके, जब ये पार्ट प्लेन में है तो इतने ही पार्ट पर जब अटैक हुआ तो इसने अपनी प्लेनरिटी लूज कर दी। हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाएंगे तो स्टेप जो है स्लो होगा। ऊपर से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गई जिसकी वजह से धक्कम धुक्की होने लगी है, स्टेरिकली क्राउडेड हो गया है ये। इस वजह से यहाँ क्या हुआ, ये स्टेप जो है RDS और स्लो स्टेप है, इसको हम K2 का नाम दे देते हैं। और बस अब इस रिएक्शन में कुछ बचा नहीं और मैंने जो है H प्लस दे के उसको पानी बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, केवल आखिरी स्टेप, मैंने क्या पहले स्टेप में बेस का रिएक्शन और दूसरे स्टेप में हीट करा दिया। और जैसे ही मैंने इसको हीट कराया तो एल्कोहल बोला कि भैया मुझे तो एंटी पोजीशन से हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि मुझे तो पानी निकालना है। तो मैं जैसे ही पानी बनकर निकलूंगा बाहर, स्टेबल मॉलिक्यूल बनकर मैं निकल जाऊंगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहता हूँ। क्यों झमेले में पड़ते हैं? और उसी के साथ जैसे ही पानी निकला,
और ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट है। जब भी सेल्फ कंडेंसेशन होगा ना, तब इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो बस फिर आप नेक्स्ट देखते हैं। आपको इसकी हम एक्चुअली समय की एक मर्यादा है, मैं उसको लांघना नहीं चाह रहा हूं, वरना आप विश्वास मानिए मैं अभी इसका अभी मैं इसके ऑर्डर में निकालता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। K1 और K इनवर्स और K2 दे रखा है, आप बड़े आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे निकल चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है उतना। दूसरा देखिए, इंटरमोलिकुलर। सेम सिमिलर, पहले स्टेप में ये एंड देन हीटिंग। कुछ नहीं करना, सेम मैकेनिज्म देखिए। इसके पास तो अल्फा एच है नहीं, ये अल्फा एच 0 रखा हुआ है। इसको अल्फा 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 एच यहाँ पर 6 है, तो कोई भी अल्फा एच निकाल कर अटैक कराएंगे। मैं अब सीधा अटैक करा रहा हूं। और बस फिर उसके बाद जो है इसमें H2O लेके इसका वर्कअप करा देंगे, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और देन हीट होगा तो आपको पता है OH H के साथ निकल के H2 मॉलिक्यूल, और बीच में प्रोडक्ट जब बनेगा ये बन जाएगा। और इस रिएक्शन इंटरमोलिकुलर का और इस इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को कोई और नहीं, क्लेजन सिमेट कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम क्या है, आज से आपको पता चल गया। मैंने कहा था ये रिएक्शन कई सारे बात का रिएक्शन खोल देगी। और इसी को कहते हैं क्लेजन सिमेट कंडेंसेशन। रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत आसान। बस आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप देखिएगा सारी की सारी रिएक्शन में यही होता है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए आप। अब तीसरा है इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। देखिए, मैं इतनी जल्दबाजी में इसलिए हूं क्योंकि हमारे पास समय की मर्यादा है, हम उसको लांघ नहीं सकते हैं। मुझे बहुत ही कम समय में पूरी एल्डोल को कवर करना है किसी तरीके से। देखिए, अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको और आगे ले जाता। देखिए, और बस अब आप मुझे बताइए
कि कहाँ से H+ फायर करेगा। सबसे पहले कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा कि यहाँ से निकालेगा। एक काम करते हैं, जब भी डाउट में कंडीशन रहे आप बनाकर देख लीजिएगा। जैसे ही आप बनाएंगे आपको खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल कार्बन आयन कहाँ ज्यादा स्टेबल है। कोई बात नहीं, कभी रटना नहीं है, जब याद करने की बारी है, रटना कुछ नहीं होता है, याद ही रखना होता है बस। मैथमेटिक्स में जैसे साइन A+B का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, रटना थोड़ा है, समझ लिया, आ गया समझ, खेल खत्म। ऐसे यहाँ पे देखिए, तो ए पाथ और बी पाथ कैसे, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। मैं केवल इतना ही पार्ट बनाऊंगा और यहाँ पे इतना ही पार्ट बनाऊंगा। देखिए मान लो यहां बन गया, ठीक है। इसको बी लिख दो आप, इसके नजदीक रहेगा, और इसको ए लिख दो, ये इसके नजदीक रहेगा। और यहां मान लेते हैं बन गया। आप मुझे बताओ कि यहां पर कार्बन आयन को प्लस आई का इफेक्ट मिल रहा है, यहां पर भी कार्बन आयन को प्लस आई का इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन क्या हाइड्रोजन के प्लस आई और मिथाइल के प्लस आई में किसका प्लस आई ज्यादा है? ये तो बाहर गल्ले पे बैठने वाला चाय वाला भी जानता है कि भैया प्लस आई तो मिथाइल का ही ज्यादा होता है, एल्काइल ग्रुप का चेन जितनी बड़ी होगी। ये तो उसको ही पता है, बाहर जो टैक्सी चलाता है वो बता देगा, अरे क्या पूछ रहे हो, प्लस आई तो इसका ही ज्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट, तो ये तय हो गया कि कार्बन आयन का सोर्स ऑफ जनरेशन यहीं से होगा। इसी के साथ अब हम आगे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराएंगे। देखिए और अगले स्टेप में अब मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा, बस आप ध्यान रखिए, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ किसी को कोहनी मत मारिए ऐसे कि देखो क्या चल रहा है पता ही, पर देखते रहिए, कोहनी ऊनी घर जाके मारिएगा, ठीक। अटैक, ओ हमने एक रिंग जो है इसको बढ़ा लीजिए, वरना अनस्टेबल प्रोडक्ट की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक। अब बीच में यहाँ बढ़ा लीजिए, ठीक। ये अंदर ही अवेलेबल है, खटाक खड़ाक। मैं कार्बन आयन से अटैक करा रहा हूं, इसका गलत मतलब मत समझिए कि ये कार्बन आयन से अटैक हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने लोन पेयर को इस बॉन्ड पर डाल के पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके ऑक्सीजन पर जाएगा, जो कि इनोलेट आयन बनेगा। और आपको पता है इनोलेट आयन रिएक्शन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है। अगर पोलर आप प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता तो अटैक वहीं से होता। इस वजह से ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन आकर फिर अटैक होगा। उस बीच के टाइम को बचाने के लिए मैं कार्बन आयन से ही अटैक करा रहा हूं। और इसी के साथ रिंग बन गई 3 4 भैया 5 मेंबर रिंग बनी। और मॉलिक्यूल बोला तुमने तो मेरा जो है मुझे आबाद कर दिया, मुझे अर्थ से फर्श से उठा के अर्थ पर भेज दिया, मैं तो यही चाहता था बस। और इसी के साथ आप 5 मेंबर रिंग बना लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए क्या होगा, 5वें नंबर पर वो माइनस, पहले नंबर पर एल्डिहाइड, और 5वें नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप लगा है। और बस फिर क्या था, हमने जैसे ही इसको H+ दिया, प्रोटॉन दिया, इसने लपक के प्रोटॉन ले लिया। ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कुछ लोग कि यहाँ लेफ्ट में बना था, यहाँ राइट में बना दिया, सर को तो कुछ आता ही नहीं, ये कैसे हो गया? ये इस ऐसे हो गया क्योंकि और कोई ग्रुप लगे नहीं है, वो उसके जस्ट बगल में है। अगर नंबरिंग करने जाएंगे तो नंबरिंग वैसे ही आएगी।
और बस इसी के साथ लास्ट स्टेप हीटिंग का है, OH और H। अब H कहाँ से निकालेंगे, ये एक ये H है, एक ये H है, जाहिर सी बात है वहां से निकालेंगे। फिर डाउट आ गया, कोई बात नहीं, HA HB। जिंदगी में जब भी डाउट आए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, दो लोगों में से चुनना है, X चुने कि Y चुने, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को सामने रखा, पेपर का बीच की लाइन खींची, X लिखा Y लिखा, दोनों को सीधा सीधा समझते चले गए, एंड में कंक्लूड कर दिया जिसका पल्ला भारी है भैया उसको चुन लो, क्योंकि वक्त की मांग तुम भी नहीं जानते क्या होगा, लेकिन आज हम सब जानते हैं जो आज अच्छा है बस वो चुन लो, क्या होगा बाद में देखेंगे। बस इसी वजह से हम HA देखते हैं पहले। अब यहाँ हम करके देख लेते हैं, मैं वहां डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा और एक ये बना A बाया A रूट, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और ये आ जाओ, सर्वेश तुम यहाँ देखते रहना, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं नहीं जानता, पता चला कि तुमको जो है 0 ही नंबर मिल जाए पेपर में। उसके बाद बेगूसराय जहाँ से तुम आते हो ससुरी का जगह है, उसका फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ना कुछ होगा, तुम लेफ्ट से हो कि राइट से हो कहीं से नहीं रहोगे, 0 मिल जाएगा। इसमें देखते रहना। अब बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर अल्फा H कितने हैं इस एल्कीन के पास, 3। 3 के बाद यहाँ पे चलेगा तो 2 5, 5 के बाद 2 7, बहुत अच्छे। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना मिला, 3। 3 और 2 5, 5 और 1 6, और इसी के साथ ए प्रोडक्ट हमारा जीत गया। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये माइनर बनेगा, और रेट ऑफ माइनर बनने की जो होगी वो बहुत ही कम होगी और अमाउंट भी बहुत कम होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा कि 87% तो ये बन रहा होगा और 13% ये बन रहा होगा। हालांकि कुछ बुक्स जिक्र करती हैं और ये दावा करती हैं कि ये तो कभी कभी 90% के ऊपर भी चला जाता है, और ये जो है 5 to 6% तक रह जाता है। इसका रीजन एक और है, क्योंकि इसमें साइक्लाइजेशन 5 मेंबर रिंग के साथ हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि बेयर की स्ट्रेन थ्योरी इस वाली बात का एविडेंस देती है और सपोर्ट करती है कि सबसे हाईली स्टेबल रिंग अगर कोई होती है तो साइक्लोपेंटेन में तो जो है 5 मेंबर रिंग होती है। इस वजह से इसका प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ गया। और इसी के साथ हमने एल्डोल को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब एल्डोल में कोई कमी नहीं रह गई। एंड में एक रिएक्शन बची थी जो मैंने लिखी थी, क्रॉस एल्डोल। एक इनडायरेक्ट एल्डोल है, इसका भी एग्जांपल। क्रॉस एल्डोल कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल कीटोन का लेकर अगर रिएक्शन कराई जाए तो उसको क्रॉस एल्डोल कहते हैं। और आप अगर याद कर रहे हो और देख रहे हो तो पिछले वाली रिएक्शन में हमने वही किया कि एल्डिहाइड को पे अटैक कराया और हमने एल्डिहाइड से कार्बेनाइन बनाया और कीटोन पर अटैक कराया। इसका मतलब था कि कार्बेनाइन के जनरेशन का सोर्स एल्डिहाइड है और अटैक कराने वाले कार्बन सेंटर का सेंटर कीटोन का है, और ये दोनों ही दोनों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये क्रॉस एल्डोल का ही एग्जांपल था। अब हमारे पास एंड में अगर कुछ बचता है तो वो है इनडायरेक्ट एल्डोल। समझ में आया? हमको लगा ये क्या आ गया नया, ये नया कुछ नहीं है, केवल गुमराह करने की बातें होती हैं। अगर हम बिल्कुल सीधे तरीके से चलें और अपने कंसेप्ट को मजबूत करें तो तू इनडायरेक्ट क्या, डायरेक्ट क्या, तू सीधा क्या, टेढ़ा क्या, तू ऊपर क्या, नीचे क्या, तू कुछ भी आ, मैं सब देख लूंगा। देख, अगर मान लेते हैं सिचुएशन कुछ ऐसी रही, और प्लस साथ में कुछ इस तरीके का मामला रहा, डाइल्यूट OH माइनस। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग कहीं और कोनियां मारना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ना करें, इसको ध्यान से देखें। ये रिएक्शन सबसे पहले, ये रिएक्शन का एग्जाम में पूछी गई, लेकिन इसका एविडेंस जब मांगा गया तो वो एक पेपर, आप सब जानते हैं हिंदुस्तान का शायद सबसे फेवरेट पेपर अगर वो कोई है तो वही है, उसको कहते हैं IAS का एग्जाम। और ये IFS के एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी गई थी।
वहां ये रिएक्शन पूछी गई थी, इस वजह से इस रिएक्शन को ध्यान से देखना जरूरी है। देखिए, एक ये है, एक कीटोन है। अब कार्बन आयन बनाने का फिर से हमको जो है नया तरीका सोचना होगा कि कहां से बनाएं। मैंने आपको बता दिया, जब भी जिंदगी में डाउट हो तो केवल और केवल क्या करिए, बीच का लाइन खींचिए, दोनों तरफ से बनाइए और देख लीजिए, फिर बनाते हैं। आप मुझे बताइए इन दोनों में सबसे तगड़ा, सबसे स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? जाहिर सी बात है ये वाला। सब जानते हैं NO2 बहुत ही कुख्यात, बहुत ही नोटोरियस ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रूप में, बहुत ही तेजाई से, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही खतरनाक तरीके से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ, चैन से बाहर निकाल देता है। इस वजह से इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब कार्बन आयन के जनरेशन का सोर्स ये होगा, और कार्बोनल सेंटर जिस पर अटैक हो रहा है वो ये है। इसका मतलब यहाँ का कार्बन आयन यहाँ अटैक करेगा और इसके थ्रू यहाँ पर एल्कोहल बनेगा, और ये वापस सेम ये इसी तौर पर रहेगा, और यहाँ पर एल्कोहल बनेगा, और इस एल्कोहल से OH और H निकल के H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, फायर होगा, और हमको एक एल्कीन के साथ में NO2 ग्रुप मिल जाएगा। देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती में मजा तब आता है जब हम इसके स्ट्रक्चर को बहुत कायदे से, बहुत ही सही फॉर्मेट में बनाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तभी हमको समझ में आने में दिक्कत होती है। देखिए, और बस इसी के साथ हमने H2O लिया और ये बन गया। ये प्रोडक्ट बन गया, और इसी के साथ जब हम फाइनल प्रोडक्ट को हीट करेंगे, हीट करिए, तो OH और H गायब हो जाएगा और ये एंड में बचेगा NO2। ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसी के साथ हमने पूरी की पूरी तरीके से एक एल्डोल को खत्म कर दिया, एल्डोल के साम्राज्य को खत्म कर दिया। अब कोई भी सवाल आए, अब हम सारे सवालों को झेल लेंगे। उसके बावजूद भी दो केस हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो दो नई रिएक्शंस को, दो नई ब्रांचेस को स्टार्ट करती हैं कि कैसे हम नया मॉडिफिकेशन करें। आप सब लोग सोचते होंगे ना कि कितनी सारी नेम रिएक्शन हैं, कितने सारे रिएजेंट हैं, हम कैसे पढ़ें और ये क्यों बना दिए गए। ऐसा नहीं है। अगर आप इनकी कहानी समझने को निकलेंगे ना, तो एक हिस्टोरिकल कहानियां होती हैं। कोई इंसान एक एक्स चीज पर काम करता है, जब उसमें कुछ कमियां आती हैं तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, और ये एक दिन का काम नहीं है। आप शायद उसको आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जॉर्ज ओला साहब ने अपनी जिंदगी के 10 साल कार्बोकेटाइन पर काम किया, और शायद हम 10 घंटे भी कार्बोकेटाइन को नहीं पढ़ते हैं। 10 साल, अपनी जिंदगी के अहम 10 साल उन्होंने कार्बोकेटाइन के डेवलपमेंट में दे डाले। आपको शायद जानकर हैरानी होगी इस वाली बात की। और हम 10 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसको आत्मा से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं और भी डिटेल में पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय की एक मर्यादा, इसलिए मैं रुक रहा हूं यहां पर। और अगला केस देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। ये सवाल कहां आया था? फिर वही, ये सवाल IAS के एग्जाम में आया था, शायद सन 7 रहा होगा। IAS के एग्जाम में सवाल आया, 2007 के एग्जाम के केमिस्ट्री ऑप्शनल में एक सवाल पूछा गया। ये P बहादुर की एक किताब आती है, मैं जब अपने स्कूल के दिनों में था तब मैं एक किताब पढ़ता था। उस किताब के राइट हैंड साइड पे छोटे से कॉलम में बनकर ये रिएक्शन दी गई। उन दिनों जब एक रिएक्शन में मुझे तो समझ आया नहीं कि भाई ये क्या थी। जब मैंने और पढ़ा बाद में, जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा और पढ़ा, तब मुझे बाद में समझा ओ ये नया था। और बाद में फिर मुझे जब मैंने और पढ़ा तो पाया मैंने कि 2007 में IAS के एग्जाम में ये वाली रिएक्शन पूछी गई। देखिए, ठीक है, ये एल्डिहाइड है।
इसको डाइल्यूट OH में डाला गया, अल्फा H रखा हुआ है, अल्फा H रखा हुआ है ना, हाँ हाँ सही है, ठीक है, एक अल्फा H है, सही है ना, सही है, ओके। प्रोडक्ट क्या बनना था, एस वी नो, सेम मॉलिक्यूल, मतलब हमने शायद कीटोन था मे बी। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, एज वी ऑल नो, प्रोडक्ट कुछ नहीं बनना चाहिए था, यहां से कार्बन आयन का जनरेशन होता और ये कार्बन आयन यहां पर अटैक करता, कार्बन आयन यही बनता, हाँ कार्बन आयन यही बनता, और इसका मतलब है कि ये रिएक्शन में सेल्फ कंडेंसेशन की रिएक्शन थी, करेक्ट, ये इसके 2 मोल यूज हुए और यहां से बनता और ये बनकर दोबारा अटैक करता, तो प्रोडक्ट कुछ हमको अलग तरीके का जो अभी तक हम देख रहे हैं। तो क्या हम इसको एक बार करने लगे, एक बार कर देते हैं तो शायद आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या। देखते हैं क्यों आखिर आईएएस जैसे एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया। देखिए पहला स्टेप, बेस क्या काम करेगा, एच को फायर कर लेगा और इसी की तरह बन के बन जाएगा। ओके ये बन गया। मैंने क्या कहा, ये सेल्फ कंडेंसेशन की रिएक्शन थी और सेल्फ कंडेंसेशन की रिएक्शन होने की वजह से अटैकिंग सेंटर का जो कार्बोनिल था वो भी कुछ और नहीं, वो भी यही था, इसने यहाँ अटैक किया और ये ऑक्सीजन बाहर चला गया और हमने बाद में पानी देने का काम किया, जो हम अभी तक करते आए जिंदगी में, वही हमने दोबारा कर दिया। आप बस देखते रहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अभी घटने वाली है दुर्घटना, देखिए। और यहाँ CHO, ये प्रोडक्ट बना और इस प्रोडक्ट के बनने के बाद हमने H+ दिया तो यहाँ OH आ गया और मैं इसको मिटा रहा हूँ सबस्ट्रेट को, जिससे कि हम मुझे दोबारा दूसरे पेज पर ना जाना पड़े, वरना आपको शायद फिर आप ये भूल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है। प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब रिएक्शन एल्डोल के पाथ से होकर गुजरी ही नहीं। बहुत हैरानी की बात हुई हमको, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस प्रोडक्ट के बनने का परसेंटेज कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 40% था और एक्चुअल जो मेजोरिटी में जो मेजर प्रोडक्ट बना उसका नाम, वो प्रोडक्ट कैनिजारो मैकेनिज्म के थ्रू पाथवे से गया। मैंने कैनिजारो मैकेनिज्म आपको कल पढ़ाई, आपने समझी, और मैं जानता हूं आप जाते साथ जोनाथन क्लेटन के सारे सवाल आपने लगा लिए होंगे, ये रिमार्च पढ़ डाली होगी, क्योंकि आपको समझ आ गया, आपको ये समझ आ गया कि वहां पर हाइड्राइड डोनर के कैपेबिलिटी होने पर ही हाइड्राइड शिफ्ट होता है, हाइड्राइड माइग्रेशन करता है, हाइड्राइड फायर होता है, जो कि LiAlH4 में भी पूरी तरीके से नहीं, एंड में जाके जब LiAl के बॉन्ड जो है LiH के बॉन्ड्स के थ्रू जब बाहर निकलते हैं तब जाके वो एंड में फायर करता है। इतनी रफ्तार तो वहां पर भी नहीं थी जितनी रफ्तार कल हमने देखी कैनिजारो में। इसका 40% आना क्या था, ये कैसे हो गया, ये आईएएस में पूछा गया सवाल है। बाद में हमको पता चला कि इस रिएक्शन का सबसे ड्रॉबैक क्या था, 2CH3, ये भयंकर प्लस आई देकर इसने बनने वाले कार्बन आयन को अनस्टेबल कर दिया। इस वजह से जब भी हमने बेसिक मीडियम में इस तरीके की रिएक्शन पास कराई तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो एल्डोल से ना बनकर कैनिजारो से बना। और इस तरीके की चीजों को जब हमने मॉडिफाई किया तो हमने पाया कि अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को कराए जाएंगे तो फिर हम इसी के थ्रू, यही सबस्ट्रेट लेकर ही हम एल्डोल का प्रोडक्ट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे लार्ज स्केल 90% पर ले सकते हैं। तो अब हम आखिरी रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी, एसिडिक मीडियम में एल्डोल, जो शायद आपको लिटरेचर में बहुत कम जगह मिलेगी, एक दो किताबों ने इसको जो है लिखा है। देखिए तो बस फिर क्या था, हम निकल गए अपने रास्ते,
जहां हमें जाना था, भटक गए थे उन राहों में, ये अल्कोहल भटक गया था उन राहों में जहां इसे जाना नहीं था, और मंजिल ले गई इसे उन राहों में जहां इसने सोचा नहीं था। और H+ एसिडिक मीडियम, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के लोन पेयर की तलाश में रहता है, कैसे उसके साथ बॉन्ड बनाए, ये खटाक सीना बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन ने कहा, अरे हाइड्रोजन ये तुमने क्या कर दिया, अरे प्रोटॉन बनकर आए और तुम तो मेरा ही घर तबाह कर कर जा रहे हो। तो फिर हाइड्रोजन ने भी कहा, तू क्यों चिंता करता है, तू बॉन्ड को ब्रेक कर और कार्बोटाइन को शिफ्ट करना। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का कहना माना और ऐसा ही किया, ये कार्बोकेटायन बन गया, इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया। अब बारी थी, हमको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, तो बस फिर हमको न्यूक्लियोफाइल की भी तलाश की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास कार्बोनाइन के तौर पर न्यूक्लियोफाइल भी तैयार था, और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी तैयार था, और रिएक्शन कराने के लिए हम बेताब बैठे थे। और जैसे ये बना, अटैक हो गया और फाइनल प्रोडक्ट भी बन गया। अब ऐसा ना करिएगा कि हीटिंग कंडीशन जो है अवेलेबल है, और हम जो है केवल उस तरफ देखते रहें कि अरे H तो है ही नहीं, तो कैसे पानी निकलेगा। तो भैया थोड़ा साइड में भी देख लो, यहाँ पर भी H है और बहुत ही स्टेबल एल्कीन भी बनाएगा, देखो। तो बस यहाँ पर हीटिंग करी नहीं और आपको प्रोडक्ट एल्डोल का अच्छी खासी मात्रा में मिला नहीं, और ये मिलते साथ ही आपकी बाँछें खिल गई। सर्वेश तो चक्के सीधा कुर्सी पर ही जाकर बैठ गया, बोला कि सर ये आपने क्या पढ़ा दिया, मैं तो पढ़ने गया था सिंपल एल्डोल, ये तो आपने न जाने क्या क्या मुझको पढ़ा दिया। और ये इसी के साथ ये चमत्कार नहीं हुआ, ये होना ही था, एसिडिक मीडियम से रिएक्शन पास होती है, तो हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। और अब फाइनल और आखिरी फुल टॉस बॉल डालते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक और स्पेशल केस आपको पढ़ाता हूं, इसके साथ ही आप पाएंगे कि अभी आपने पाया कि मॉडिफिकेशन नाम की क्या चीज होती है, अब आप पाएंगे कि कैसे एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन की धारा स्टार्ट हो गई। देखिए, मैं नाम नहीं लिखूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लिखूंगा, नाम लिखना ही नहीं चाहता मैं। देखिए, ये लिया, हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि रिएक्शन होगी तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने क्या कहा था, जहां से कार्बन आयन बनेगा कैसे बनना चाहिए, 3। अब आप बड़े हो गए, अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिए, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने लगिए। ठीक है, ये बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना, ये कहीं नहीं बना। अरे 10% तो छोड़ो, इसके तो कुछ दिखा ही नहीं। हमने जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको पाया तो हमें पता चला कुछ ऐसे सिग्नल आ ही नहीं कहीं। आखिर हो क्या गया, ओ माय गॉड, ये हो क्या गया। और फिर हमने पाया कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया रिएक्शन में, ये कैसे हो गया भैया, और रिएक्शन में भर भर के ये बना।
भर भर के। और इसको इस तरीके की रिएक्शन जब हुई तो हमको एक नया पाथ मिल गया कि भैया अब तो OH के कंसंट्रेशन को हमको रोकना पड़ेगा। ये तो भयंकर धमाका कर देता है, कभी कभार भयंकर तरीके से रिएक्शन को चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है, चलाता ही रहता है। ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इस वजह से हमको पता कि चला। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक कार्बन आयन के थ्रू रिएक्शन नहीं हुई, ये रिएक्शन कैनिजारो यहीं से हो गई। और जबकि रेट ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कैनिजारो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और प्रोडक्ट यहां से बना दिया। और इसी रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने फिर बेस का इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे तरीके से कायदे से बेस का इस्तेमाल किया। तो हमने क्या कहा कि ठीक है, इसके पास बेसिसिटी भी है, इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी भी है, इसलिए इसने तांडव कर दिया। और हम जानते हैं कि कैनिजारो में न्यूक्लियोफिलिसिटी हावी होकर इस पर अटैक करती है और इस तरीके के प्रोडक्ट को बना दिया। ठीक है, हमने इससे कहा तूने कर लिया अपना काम, अब हम अपना काम करेंगे। देख, इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी थी, हमने कहा कोई बात नहीं, मैं भयंकर बेस तो लेकर आऊंगा, लेकिन तुझे उड़ा दूंगा, तुझे उड़ा दूंगा मैं, ये चला जाएगा। उसके पास बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, थोड़ा सीरियस होकर समझिए। मैं इस तरीके से बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं हंसी ठिठोली कर रहा हूं, आप थोड़ा सा वहां बंधे रहे। समझिए, ये इसके पास बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों है, लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हावी हो गई और कैनिजारो पर बार बार अटैक करके इसने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, लेकिन हमने अब एक ऐसा बेस ले लिया जिसमें केवल बेसिसिटी है, केवल बेसिसिटी है इसके पास, और इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है ही नहीं ज्यादा अच्छी। इस वजह से क्या हुआ, और हमने जब इस पर रिएक्शन कराई तो इस तरीके के रिएक्शन को नाम दिया गया मैनिक रिएक्शन। तो हमको प्रोडक्ट कुछ और मिला और हमने कहा इसको नाम देते हैं हम मैनिक रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट शायद मे बी कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये बड़ी फेमस रिएक्शन इस एल्डोल की इस रिएक्शन से ही पास हुई और नई रिएक्शन की ब्रांच खुली, इसको कहते हैं मैनिक रिएक्शन। कभी फुर्सत में इस रिएक्शन को, पूरा एक रिएक्शन को पकड़ेंगे। अब बस हम केवल अगली एक, इसको मैं पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा इसको, और पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप भी कहेंगे बहुत बढ़िया लगा मुझे पढ़कर, मजा ही आ गया, मेरी तो बाँछें ही खिल गई। अब मैं बस आखिरी रिएक्शन आज की शाम की खत्म करता हूं, जिसका नाम है स्टॉप कंडेंसेशन, और बस इसके साथ ही विदा लेते हैं आज हम सब लोग। ये खत्म हो चुका है तो हमको मिटा के ही काम कराना पड़ेगा। स्टॉप कंडेंसेशन क्या है साहब? रिएक्शन साहब, रिएक्शन जो है, हाँ, पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हीटिंग। ऐसा सेम रिएक्शन, वही एल्डोल जैसा कंसेप्ट, बेस निकाल के अटैक और प्रोडक्ट बना देंगे। अब आप दौड़ चुके हैं, अब आप कह चुके हैं कि सर हमको तो सब आता है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब अपने आप से कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, देखिए। तो फिर क्या हुआ साहब, लिया हमने तो और जैसे ही हमने डाला एसिड बेस रिएक्शन हो गई और इसने अपना एच फायर करा लिया यहाँ से। उसके बाद अटैक हो गया। CO2 ET, CO2 ET, ओके। बस अब क्या करेगा देखिए, अब आप इसको H+ देंगे तो ये शांत नहीं बैठेगा, ये कहेगा कि नहीं, अभी जब कार्बोनिल सेंटर अवेलेबल है तो मैं तो भाई अटैक करूंगा। ये अटैक करेगा
और अटैक क्यों करेगा ये? क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन को फ्री छोड़ रखा और इंट्रामोलिकुलर है, ये अंदर ही अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको कहीं बाहर जाकर अटैक करना है, कि इसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, अंदर ही अटैक है, ये अंदर ही अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? 1 2 3 4 और जस्ट 4 4 ना, CO2 सही करा है ना मैंने? ओ ओके, एक कार्बन मैंने कम कर दिया। और 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। देखिए नंबर डाल देते हैं और 5। ठीक है, पहले पे क्या है साहब? पहले पे साहब ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन 5वें से जुड़ रहा है। तो साहब जोड़ दिया। ठीक साहब, अब बताओ दूसरे पे क्या है? फिनाइल रिंग है 2, बड़ी बड़ी। ठीक है साहब, लगा लो। उसके बाद साहब तीसरे पे क्या है साहब? तीसरे पे है CO2 ET। और तीसरे पे और क्या है? और चौथे पर है क्या है साहब? CO2 ET। लेकिन इस पे तो अटैक ही हुआ था, तो ये ऐसा और ये ऐसा, कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई। बस अब होना क्या था? अब इंतजार किसका था? बस अब इंतजार किसी और चीज का था ही नहीं। और यहां से इसने जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस किए, तो OET बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप था, ये बाहर निकल गया और हमको प्रोडक्ट मिला। अगर कहीं कुछ लगा ना हो तो आप लगा लीजिएगा, इतने बड़े मॉलिक्यूल में भूलना लाजमी हो जाता है। और उसके बाद बस हीटिंग, और जैसे ही हीटिंग हुई तो इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करते ही साथ इसने जो है एल्कीन बना ली। और इसको H+ देकर यहाँ पर एसिड बन गया, और यहाँ हमारी स्टॉप कंडेंसेशन खत्म हुई। पूरी तरीके से हमने इसको खत्म कर दिया। इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। इस रिएक्शन की क्या लिमिटेशन है मैं आपको बता दूं, ऐसी बता देता हूँ। ये रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक कीटोन्स पर नहीं हो सकती, होती है लेकिन बहुत ही अच्छा रेट नहीं होता है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का परसेंटेज नहीं होता है, इसलिए हम एरोमेटिक एल्डिहाइड पर, एरोमेटिक कीटोन पर ये रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अगले कुछ नए रिएक्शन के साथ, जैसे कि नोबेंजल रिएक्शन। नोबेंजल रिएक्शन का मॉडिफिकेशन, जिसको हम नाम से जानते हैं डोवेनर का मॉडिफिकेशन। उसके बाद फिर मैं आपको मिलूंगा एसाइलोन कंडेंसेशन। उसके बाद फिर मैं आपको मिलूंगा पर्किन रिएक्शन, बहुत ही शानदार रिएक्शन पर्किन रिएक्शन अपने आप में। उसके बाद फिर मैं आपको हो सकता है बिटिक रिएक्शन में पढ़ाते हुए मिलूं। तो ये 4-6 रिएक्शन और हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं और इस सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे फिर एक नए जोश के साथ, नए धारा के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए मेरे साथ, आप देखिएगा आपके सारे के सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं।